तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा फोर्स क्या होता है, सॉरी मोमेंट क्या होता है। तो मोमेंट क्या होता है कि जब भी मोमेंट, फोर्स का वो गुण होता है कि किसी बॉडी को वो घुमा सके, मतलब कि मोमेंट को क्या कहते हैं हम, घूर्णन बल कहते हैं, घूर्णन बल। कि अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और हमको इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमाना है, तो हम अगर इस फोर्स लगा दे इधर, तो ये हो गया एक आर्म, ठीक है, और ये हो गया फोर्स। मतलब कि हमको क्या क्या चाहिए होता है मोमेंट के लिए, एक तो फोर्स एफ की वैल्यू, ठीक है, फिर उसके बाद किस डायरेक्शन में काम कर रहा है ये चाहिए होता है, और एक चाहिए होता है हमको मोमेंट सेंटर, मोमेंट सेंटर सी, और यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम डी देखते हैं। तो m बराबर क्या निकल के आता है, f इंटू डी। अभी आप पूछेंगे कि आपने बोला कि दिशा की भी जरूरत पड़ती है, तो दिशा क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी इस बॉडी को इस पॉइंट के अबाउट, इस बॉडी को इस पॉइंट के अबाउट किस डायरेक्शन में घुमाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में घुमाएगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है मोमेंट क्या होता है। तो मोमेंट बल का वो गुण होता है जो किसी बॉडी को किसी एक मोमेंट सेंटर के अबाउट रोटेट कराता है, राइट। आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे वोरिगनस थ्योरम के बारे में। क्या है के बारे में, वोरिगनस थ्योरम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, वोरिगनस थ्योरम क्या होता है। वोरिगनस थ्योरम, ठीक है। तो वोरिगनस थ्योरम क्या होती है। वोरिगनस जी ने हमको बताया कि अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो जो बॉडी पे किसी मोमेंट सेंटर के अबाउट वो नंबर ऑफ फोर्सेस इफेक्ट डाल रहे हैं, मतलब कि जितना मोमेंट वहां पे क्रिएट कर रहे हैं किसी मोमेंट सेंटर के अबाउट, उतना ही मोमेंट उन सिस्टम ऑफ फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्रिएट करेगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, समझते हैं। मान लिया एक हमारे पास ये बॉडी है, अब इसमें एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, एक फोर्स मान लिया इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अभी दो को लेके चलते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ फोर्सेस हम लगा लेंगे, ठीक है। होता है इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस, बट समझने के लिए पहले दो फोर्सेस को लेके चलते हैं। अभी हम मान लिया कि हम मोमेंट सेंटर लेते हैं कोई एक पॉइंट, ये, ठीक है। अब इस पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो ये लाइन ऑफ एक्शन इसको आगे बढ़ाएंगे, एक इसको लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ा देंगे। मान लिया ये फोर्स F1 है और ये फोर्स हमारा F2 है, तो F2 पहले तो हम क्या करेंगे, F1 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आएगी कुछ ये, इसको हम बोलेंगे D1, और F2 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ निकल के आएगी ये, इसको बोलेंगे D2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो M1 कह सकते हैं, जो फोर्स, जो मोमेंट क्रिएट होगा फोर्स F1 की वजह से, वो कितना होगा F1 इंटू D1, और M2 फोर्स F2 से जो मोमेंट क्रिएट होगा उसकी वैल्यू है, वो कितना होगा F2 इंटू D2। तो यहाँ से अगर हम टोटल M की बात करें या समेशन ऑफ M देखें, समेशन ऑफ M देखें, तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, ये भी हमको इधर घुमा रहा और ये भी हमको इधर घुमा रहा, मतलब क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे पे प्लस हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे तो वो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2, ठीक है, ये समेशन ऑफ M निकल के आएगा। अभी वोरिगनस जी ने क्या बताया, वोरिगनस जी ने बताया कि जो F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 ये कहे के बराबर हो सकता है अगर हम इनको हटा के, F1 और F2 को हटा के एक रिजल्टेंट फोर्स बना दें। मान लिया कि इसका अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो कैसे करेंगे, हम कुछ पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करते हुए ये ड्रा करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। इसको आप दूसरे पेन का इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं, मान लिया ब्लू का, तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट R, ठीक। और इसको अगर हम
इसकी लाइन ऑफ एक्शन खींचेंगे और इस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हमारा कोई ये डी होगा। तो ये जो होगा रिजल्टेंट द्वारा मोमेंट कितना बनेगा, m इक्वल टू आर इंटू डी। तो वरिगनस जी ने बताया कि जो r इंटू डी होगा वो काहे के बराबर होगा, F1 D1 प्लस F2 D2 के बराबर। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हैं? नहीं है? चलिए, नहीं है तो हम प्रूव करके बताते हैं आपको। प्रूव करके क्या, ऑलरेडी बुक में सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरे समझाने से आपको समझ में आ जाए। तो समझाने से पहले मैं डेली में यही बात बताता हूँ सारे लेक्चरों में कि मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है या फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको उसको पढ़ने से ज़्यादा आप उसको इमेजिन करो, उसको फील करो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको फील करना होगा, इमेजिन करना होगा कि हमने, मेरे पास दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक कंसीडर करो, एक हमारे पास मेटेओरॉइड आ रहा है पृथ्वी की तरफ। आंखें बंद करो, फील करो कि एक मेटेओरॉइड आ रहा है, मतलब कि उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है। अब हमने क्या किया, एक यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया, रॉकेट लॉन्च करके वो एक किसी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक किया और फोर्स F जनरेट किया। वहीं दूसरी डायरेक्शन में, थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में एक और रॉकेट जाके स्ट्राइक किया और वो एक दूसरे डायरेक्शन में फोर्स जनरेट किया। अब क्या करेगा, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। अभी इसका हमको रिजल्टेंट निकालना होगा कि कितना फोर्स काम करेगा और किस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास ये एक उल्कापिंड है और एक फोर्स ये काम कर रहा है, एक रॉकेट यहाँ से लॉन्च हुआ, ये F2 क्रिएट किया, ये F1 क्रिएट किया, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, लेकिन जाएगा किधर, ये कहीं एक रिजल्टेंट पे। क्लियर है? इतनी चीजें इमेजिन कर सकते हैं। ये होता है कंपोजिशन ऑफ फोर्स। अभी हम बात करें, क्या कर रहे हैं, वरिगनस थ्योरम की। तो वरिगनस थ्योरम में कंपोजिशन फोर्स का हम इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कि उल्कापिंड पे नहीं जा रहे हैं, हमको किसी एक पॉइंट पे के अबाउट, बॉडी के अंदर ही अभी हम कंसीडर कर रहे हैं वो पॉइंट, बॉडी के अंदर ही किसी एक पॉइंट के अबाउट हमको दो डिफरेंट फोर्सेस का मूवमेंट देखना है और ये देखना है कि क्या ये मूवमेंट उनके रिजल्टेंट के द्वारा लगाए गए मूवमेंट के बराबर होगा। बस इतनी सी बात। मान लिया है हमारे पास ये एक बॉडी है और इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, ये F1, और एक फोर्स काम कर रहा है ये F2। क्लियर? अब हमको देखना है कि इस पॉइंट के अबाउट F1 कुछ मोमेंट बनाएगा और F2 कुछ मोमेंट बनाएगा। क्या ये उनका जो योग होगा, क्या वो रिजल्टेंट के द्वारा बनाए गए मोमेंट के बराबर होगा? बस इतना सी बात हमको सिद्ध करनी है। वरिगनस जी ने यही सिद्ध करके दिया था। चलिए, सिद्ध करने के लिए मान लिया अभी हम पॉइंट कंसीडर कहाँ करते हैं, पॉइंट को लेते हैं हम यहां पे। ठीक, यहां पे लेते हैं और इसको देते हैं नाम B और इस पॉइंट को देते हैं A। अभी क्या करें आप, पहले तो A और B को आप मिला लीजिए, A और B को मिला लीजिए और इसको थोड़ा से आगे आप बढ़ा दीजिए। क्लियर? और इसको आप नाम दे दीजिए वाई एक्सिस। ठीक, अभी आप क्या करिए, इसी वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। है लगभग परपेंडिकुलर? हाँ है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तो ए बी लाइन, ए और बी को, पॉइंट ए और बी को मिला दिया और उसको हमने वाई एक्सिस मान लिया। वाई एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया जिसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया। अब यहां पर हमको क्या देखना है कि हमको देखना है, प्रूव करना है हमको आर डी इक्वल टू F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
इसको हम मिलाएंगे, इस F1 और F2 का हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट इसके लिए आप इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसको कॉपी किया और इस पॉइंट पर हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट R, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एक AB से ये B पॉइंट चाहिए ना हमको, हाँ B पॉइंट पे के अराउंड हमको मोमेंट चाहिए होता है, तो हम B से R पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। मान लिया ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है D। वैसे ही B से हम F1 के लिए भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये इसको हम बोलते हैं D1, और वैसे ही हम F2 के लिए एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको बोलते हैं हम D2, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अभी ये रेड वाली ये कौन सी है, ये हमारा ये y एक्सिस है और ये है हमारा x एक्सिस। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा रिजल्टेंट R है ग्रीन वाली, ये हमारा x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अगर ये थीटा बना रहा है तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा बनेगा और ये हम जान रहे हैं कि क्या है, ये 90 है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो हमारी ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा, थीटा। क्लियर है, इतनी चीजें, ये हमारा क्या निकल के आएगा, थीटा। इतनी चीजें क्लियर है। अभी देखिए यहां से कि अगर हम R इक्वल टू या R इंटू डी लिखे, R इंटू क्या लिखे थे, R इंटू डी अगर करते हैं तो D को हम क्या लिख सकते हैं, D को हम AB cos थीटा लिख सकते हैं, AB cos थीटा हम लिख सकते हैं। तो इसको हम R इंटू AB cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से AB बाहर ले लो और इसको लिख सकते हैं R इंटू कॉस थीटा। तो R cos थीटा क्या होता है, x कंपोनेंट, R का x कंपोनेंट मतलब रिजल्टेंट का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, उसी को हम R cos थीटा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा AB इंटू आर एक्स, कह सकते हैं इसको आर एक्स। ये मान लिया कि m बराबर या आर डी बराबर ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आर डी बराबर ए बी इंटू आर एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक। ऐसे ही अगर हम F1 के लिए करेंगे तो F1 इंटू डी वन बराबर क्या निकल के आएगा, F1 इंटू डी वन बराबर निकल के आएगा ए बी इंटू F1x। क्लियर है, नहीं क्लियर है? जैसे हमने थीटा इसके लिए माना है वैसे ही हम F1 के लिए भी मानेंगे कि F1 मान लिया हमारे x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लिया अल्फा एंगल बना रहा है। अगर ये अल्फा बना रहा है तो फिर हम ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा। क्लियर है? तो वहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा F1 इंटू डी वन बराबर ए बी इंटू F1x। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सेम F2 इंटू
D2 करेंगे तो वो भी कितना निकल के आएगा, AB इंटू F2x। तो ये मान लिया इक्वेशन 3 हो गया, ये सॉरी इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 3 हो गया। अब यहां से अगर हम F1 इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें तो 2 + 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 बराबर क्या हो जाएगा, AB इंटू F1x प्लस AB इंटू F2x। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा कि F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 बराबर AB बाहर ले लो, AB बाहर ले लोगे तो ये क्या बचेगा अंदर, F1x प्लस F2x। F1x और F2x जब हम कंपोजिशन और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बता रहे थे तो वहां पे हम क्या निकल के आ रहा था कि जो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट होगा वो काहे के बराबर होता है, जितने भी इंडिविजुअल फोर्स काम कर रहे हैं उसके x कंपोनेंट के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो यहां से F1x इंटू F2x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से F1x प्लस F2x बराबर क्या हो जाएगा, Rx। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं कि F1 D1 प्लस F2 D2 बराबर AB इंटू RX और AB इंटू RX क्या है, काहे के बराबर है, AB इंटू RX RD के बराबर है। वन मिनट प्लीज। ठीक, हाँ, तो AB इंटू RX काहे के बराबर है, F1 इंटू R इंटू D के बराबर। तो इसको हम अगर इक्वेशन 4 लें तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी 1 एंड 4 क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, R इंटू डी बराबर F1 D1 प्लस F2 D2। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने देखा कि जो वर्गीकरण साहब ने बोला है वो उन्होंने प्रूव भी किया है। ठीक, ये प्रूफ मैंने नहीं किया, वर्गीकरण साहब ने प्रूव किया था, मैं बस आपको मैंने बताया कि कैसे हुआ था। तो यहां से हमने देख लिया कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं किसी बॉडी पर और उसी बॉडी के अंदर कोई एक मोमेंट सेंटर मान के अगर हम उन नंबर ऑफ फोर्सेस का इफेक्ट देखते हैं, मतलब मूवमेंट निकालते हैं, तो वो मूवमेंट काहे के बराबर होगा, उनके रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर होगा। राइट, इतनी सी बात थी। अभी यहां से अगर इसी पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो ये वैसे ही हो जाएगा R इंटू डी बराबर F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 प्लस F3 इंटू D3 लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हो जाता है। ये हो गया हमारा वर्गीकरण्स थ्योरम। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं कपल्स के बारे में। क्या, कपल, कपल्स नहीं, कपल के बारे में, सॉरी। तो अगर कहें तो इसके पहले हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जाए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, या आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे, तो हम कॉन्सेप्ट लेके ही चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कपल के बारे में। कपल क्या होता है, कपल क्या होता है सबको पता है कपल क्या होता है, बट उस कपल के बारे में बात कर नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसका भी अभी रोल आएगा, रोल नहीं आएगा, उसके उसके भी डिफिनेशन हम लोग देंगे अपने इस कपल को लेते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैकेनिक्स में कपल क्या होता है। तो कपल क्या होता है कि अगर जो दो फोर्स वो एक दूसरे के एक तो बराबर है, दो फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन कोलिनियर नहीं है। मतलब कि अगर दो पैरेलल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर किसी बॉडी में काम कर रहे हैं तो वो
बॉडी के अंदर एक रोटेशनल मोमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब कि वो रोटेशन क्रिएट करते हैं। कपल का काम क्या होता है कि किसी बॉडी के अंदर रोटेशन क्रिएट करना, उसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, बस केवल वो रोटेशनली मोशन क्रिएट करता है। कैसे करता है वो अभी हम देखेंगे। मान लिया कि एक ये पॉइंट है, इस पे फोर्स काम कर रहा है ये F, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, ठीक है, ग्रीन से देखते हैं। तो ये हमारे पास एक हो गया F, ठीक, और दूसरा फोर्स कहाँ काम कर रहा है, कुछ ऐसे, इसका भी परिमाण क्या है F। तो क्या है ये, एक तो ये फोर्स कैसे होते हैं, कोप्लानर होते हैं, लेकिन नॉन कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब कि हमें इनकी लाइन ऑफ एक्शन हम खींचे तो हमेशा ये सेम दूरी हमेशा बनाएंगे। अभी इनके बीच की अगर डिस्टेंस ये d है, कितनी है d, तो ये क्या करते हैं, ये मोमेंट क्रिएट करेंगे, मोमेंट क्रिएट करेंगे। मान लिया अगर ये सेंटर हम पकड़ते हैं तो इस सेंटर के अबाउट ये इधर मोमेंट लगाएगा, कितना F इंटू डी बाई टू, और इधर भी ये मोमेंट लगाएगा F इंटू डी बाई टू। तो टोटल मोमेंट कितना बन जाएगा, F इंटू डी बाई टू प्लस F इंटू डी बाई टू, F अगर कॉमन ले ले तो F इंटू डी। यहां से देखिए अगर ये सेंटर लेते हैं तो F इंटू डी बाई टू एक बनाएगा, और सेम डायरेक्शन में F इंटू डी बाई टू दूसरा बनाएगा। तो यहां से F अगर हम कॉमन ले लें तो डी बाई टू प्लस डी बाई टू, तो यहां से कितना निकल के आएगा F इंटू डी। मतलब कि अगर दो पैरेलल फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, ज्यादा अंग्रेजी हो गई, कि अगर किसी एक बॉडी में दो फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों का परिमाण समान है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तब वो एक रोटेशनल मोमेंट क्रिएट करेंगे, रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसको हम कहते हैं कपल, ठीक है। फिर उसके बाद कितना ये मोमेंट क्रिएट करते हैं, F इंटू डी के बराबर, मतलब कि उनका परिमाण और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर। अब इसको हम, इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो हम देखते हैं कि अगर ये चीज हम किसी भी पॉइंट से देखें, किसी भी पॉइंट से देखें, इसका मान बदलने वाला नहीं होता, कपल का मान सेम रहता है, हम मोमेंट सेंटर कहीं भी कंसीडर करें, ठीक है। तो चलिए हम मोमेंट सेंटर यहां लेके देख लेते हैं। पहले हम इसको कॉपी करें और सॉरी यहां पे हमने पेस्ट कर दिया। अभी देखिए यहां पे अगर हम मोमेंट सेंटर ले लिया हमने और यहां से डिस्टेंस हमने डाल दिया कितना d1, और इसकी डिस्टेंस हो गई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इस पॉइंट पे मत जाइए, इसी की लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा लें हम यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी निकल के आती है d2, ठीक। तो d1 और d2 मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस है। अभी देखो अगर हम, ये पॉइंट B हमने लिया था, अगर B के अबाउट हम मोमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो B के अबाउट, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट B क्या होगा, सबसे पहले इस वाले फोर्स को लेके करेंगे तो ये हो जाएगा, मान लिया इसको M1 कंसीडर करें, M1 बराबर कितना हो जाएगा F इंटू D1, और नेक्स्ट अगर हम बात करें और इसको देखो ये इस पॉइंट के बाद कैसे रोटेशन देगा, ऐसा रोटेशन देगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के हिसाब से रोटेशन दे रहा है, घड़ी के सुई की दिशा के, इसलिए क्लॉकवाइज लेंगे, इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वाले F की इस वाले F की अगर हम बात करेंगे तो यहां से M2 बराबर कितना निकल के आएगा F इंटू D2, लेकिन कैसे, ये अभी इसको यूं घुमाएगा, मतलब कि घड़ी की दिशा के विपरीत, तो उसको हम कह सकते हैं नेगेटिव, माइनस में लेके चलेंगे। तो यहां से अगर हम
समेशन ऑफ m निकाले, समेशन ऑफ m, तो एल्जेब्रिक सम अगर निकालते हैं मोमेंट का अबाउट b तो कितना हो जाएगा f इंटू d1 प्लस माइनस का f इंटू d2, ये हो जाएगा f इंटू d1 माइनस का f इंटू d2, तो यहां से निकल के आएगा f अगर बाहर ले ले तो d1 माइनस d2, और ये क्या है के बराबर है f इंटू d के बराबर। क्लियर है कि कोई भी पॉइंट कंसीडर कर, अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया, चलिए अगर आपको लगता है कि हो सकता है चेंज हो तो दूसरा हम इधर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये तो अगर हम यहाँ से डाला हमने एक पॉइंट, इसको हमने d1 कंसीडर किया, और इसको हमने इसकी लाइन ऑफ एक्शन में मिलाएंगे, तो इसको हम लेके आएंगे और इसको हम लेंगे कितना d2, ठीक है। पहले वाले का हो गया d1 और इसका हो गया d2। अभी देखिए अगर हम इसको c पॉइंट लेते हैं तो टेकिंग मोमेंट अबाउट c, अभी इस f को कंसीडर कर रहे हैं तो ये f कितना मोमेंट क्रिएट करेगा यहाँ पे f इंटू d1, लेकिन कैसा एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा m1 की बात करें तो ये कैसे हो जाएगा माइनस का f इंटू d1, और वहीं पे अगर हम इस f की बात करेंगे सेकेंड f की इस वाले की, तो यहाँ पे मोमेंट कितना निकल के आएगा m2 इक्वल टू कैसा है ये क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव निकल के आएगा f इंटू d2। अगर हम समेशन ऑफ m करें मतलब कि m1 प्लस m2 करें तो यहाँ से कितना माइनस का f इंटू d1 प्लस का f इंटू d2 हो जाएगा। यहाँ से f अगर हम बाहर ले लें तो माइनस का d1 प्लस का d2, ये वैल्यू क्या है बराबर रहेगी f इंटू डी के। तो आपने देखा कि अगर कपल काम कर रहा है तो कोई भी मोमेंट सेंटर हम कंसीडर करें वो उसका इफेक्ट बदलता नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है कपल। अब इस कपल को थोड़ा से कपल से भी समझ लेते हैं। कपल का क्या काम रहता है भाई, हैं हमेशा कपल कब क्रिएट होता है जब भी इक्वल फोर्स काम करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद मान लिया उनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है, वो उसी दुनिया में रोटेट करता रहेगा, उसी सेंटर में रोटेट करता रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं उनका। सेम इस कपल का भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ज्यादा सीरियस लेने की बात नहीं है, आप यहां से समझ लीजिए सारी चीजें तो बहुत है। तो ये होता है कपल इन मैकेनिक्स, ठीक है, कपल इन मैकेनिक्स। तो F इंटू डी आपने देख लिया, वहां से भी आ रहा था B के अबाउट भी, और अगर हमने देखा था C पॉइंट लेके तो वहां पर भी इसका इफेक्ट कितना निकल के आ रहा था F इंटू डी। तो इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं कि कपल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो कपल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे समझा दिया है, अभी हमें नहीं लग रहा है इस पॉइंट को आपको लिखने की जरूरत है। दूसरा क्या होता है कि इसका ट्रांसलेटरी इफेक्ट जीरो होता है, मतलब कि ये बॉडी को किसी एक एक्सिस में लेके नहीं जाएगा, किसी एक एक्सिस में ऐसा करके लेके नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा उसी एक्सिस के उसी पॉइंट पे ही उस बॉडी को रोटेट करता रहेगा, ठीक है। कह सकते हैं कि जैसे मोटर के अंदर जो सॉफ्ट शाफ्ट लगा होता है तो वो क्या करता है रोटेट करता रहता है एक पर्टिकुलर अपने सेंटर ऑफ एक्सिस के या एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता रहता है। तो सेम काम हमारे कपल का रहता है कि ये क्या करेगा, कपल हैव ओनली रोटेटरी इफेक्ट, ठीक है। इट डज नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी इफेक्ट ऑन या इफेक्ट ऑन
बॉडी। ठीक, ये हो गया इसका। दूसरा क्या हो सकता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द कपल इज कांस्टेंट, है ना, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ कपल इज अ कांस्टेंट, वो कोई भी मोमेंट सेंटर हम लेके बात करें, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना। फिर उसके बाद इट डज नॉट चेंज, है ना, क्या कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ कपल इज अनचेंज्ड, इफेक्ट ऑफ COUPLE couple, effect of couple is unchanged if, कब कब इसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा, अगर हम जो फोर्स काम कर रहे हैं उनको किसी एंगल पर रोटेट करा दें, दोनों फोर्सों को रोटेट कराना होगा, ठीक है, कपल का मतलब ही होता है कि वो हमेशा पैरेलल रहेंगे, तो अगर एक फोर्स को आप रोटेट करा रहे हैं मतलब कि दूसरा फोर्स भी रोटेट हो रहा है, तो अगर हम कपल इज रोटेटेड एट एनी एंगल, एनी एंगल, इस केस में भी उसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा, कपल इज शिफ्टेड एट एनी पॉइंट विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट पे उसको शिफ्ट करो, उसका इफेक्ट चेंज नहीं होता। तीसरा क्या क्या हो सकता है कि द फोर्सेस आर रिप्लेस्ड बाय एनी अदर फोर्सेस which produces same moment, मतलब क्या हुआ कि हम फोर्सेस को बदल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है फोर्सेस को बदल नहीं सकते, मतलब कि एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि m को हमने सेम रखा है, f को चेंज कर देंगे, d को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, उसके बीच में डिस्टेंस 1 न्यूटन ही था, और अभी हम क्या कर रहे हैं, या उसके बीच में डिस्टेंस 2 न्यूटन का 2 मीटर का था, तो कितना कपल क्रिएट हो रहा था, कितना मोमेंट क्रिएट हो रहा था, वहां पे मोमेंट क्रिएट हो रहा था 1 इंटू टू न्यूटन मीटर का। अभी हम क्या कर रहे हैं कि 2 न्यूटन का हम फोर्स ले लेते हैं, लेकिन उसके बीच की डिस्टेंस हम कितना कर दें, 1 मीटर का, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, कपल की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब कि उसका इफेक्ट बदलेगा नहीं, तो ये कहने का मतलब है। तो ये 3 पॉइंट इससे रिलेटेड ये भी हैं जो कि ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट कपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कि ट्रांसफर ऑफ फोर्स टू पैरेलल पोजीशन, ट्रांसफर ऑफ फोर्स transfer of a force to parallel position, क्लियर है। तो देखते हैं कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। मान लिया कि एक फोर्स किसी बॉडी पे काम कर रहा है किसी पॉइंट पे, अब उसको हमको ट्रांसफर करके किसी दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है, लेकिन पैरेलली का मतलब उसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल शिफ्ट होगा, मतलब डायरेक्शन उसका सेम रहेगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है इसका इफेक्ट। तो मान लिया ये हमारे पास एक बॉडी है, इस पे एक पॉइंट ए है,
इस पे एक फोर्स काम कर रहा था F, अब हमको इसको शिफ्ट करके लेके जाना है पॉइंट B पे। कैसे होगा? ठीक, तो जब भी हम आपको मैं हाँ चलिए बताता हूँ कि जब भी बॉडी के अंदर कोई एक फोर्स काम कर रहा था, अगर उसको हमको दूसरे किसी पॉइंट पर शिफ्ट करके लेके जाना है तो वो क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, आप खुद सोच के बताइए मेरे को, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसको समझ सकेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? अभी अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे एक इफेक्ट क्या दे रहा होगा? एक तो ये बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम इफेक्ट देखें तो क्या हो रहा होगा? ये जो है ये फोर्स इस बॉडी को ऐसे कुछ रोटेट कराने की भी कोशिश कर रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट। क्लियर है? क्लियर है? तो जब भी अगर हम यहां पे इस फोर्स को शिफ्ट करके लेके आएंगे तो क्या साथ में एक मोमेंट भी आएगा? आएगा? फील कर पा रहे हैं आप? तो जब भी हम पैरेलली फोर्स को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे फोर्स तो ट्रांसफर होता ही है, लेकिन उसके साथ में एक मोमेंट भी क्रिएट होता है। और मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जितनी भी डिस्टेंस थी डी, उसके और फोर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, तो एफ इंटू डी के बराबर ये मोमेंट भी जाएगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करते हैं तो ये हमारे पास एक बॉडी हो गई और यहाँ पे एक फोर्स एफ काम कर रहा था। अब हमको इस पॉइंट पर एक इस फोर्स को लेके आना है, तो अब लेके आना है तो हम क्या करेंगे? मान लिया कि इसी को हम कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दें। अभी हम क्या कर सकते हैं कि सेम इफेक्ट का एक फोर्स हम यहाँ पे लगा दें और उतना ही फोर्स हम पीछे की तरफ लगा दें। क्या बॉडी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, पक्का नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने फोर्स तो लगाया, लेकिन हमने क्या किया? फोर्स लगाए दो, और दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। ये अगर एफ था, ये भी एफ है, तो एफ और एफ के बराबर ही मैंने फोर्स लगाया, लेकिन एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, जो कि एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे। कैसे काट देते हैं इस चीज को भी अगर आप फील करेंगे तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जब हम रस्सा कसी गेम खेला है आपने? नहीं खेला है? ऐसे ही किसी फ्रेंड को अगर हम हाथ से खींच रहे हैं और वो फ्रेंड भी उतना ही ताकतवर है जितना कि आप, मतलब कि उसको अगर आप 10 किलो न्यूटन के हिसाब से फोर्स लगा रहे हैं या 10 न्यूटन के हिसाब से फोर्स से उसको खींच रहे हैं, वो भी आपको 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, तो क्या होगा? ना आप उसकी तरफ जाओगे ना वो आपकी तरफ आएगा, सेम पोजीशन पे बना रहेगा, मतलब कि बीच में किसी भी बॉडी पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान बात करें कि रस्साकसी का गेम, रस्साकसी का गेम भी आपको बता ही देते हैं। ये हमारे पास एक रस्सी है, ठीक है, ये क्या है? रस्सी है। इधर भी आपके पास ये प्लेयर है और इधर भी आप हमारे पास, सॉरी ये तो एक साइड का प्लेयर हो गया, दूसरे साइड में भी लाल वाले प्लेयर हैं। ठीक है, लाल वाले प्लेयर हैं, और ये एक है आपका कोई पॉइंट, कि अगर इस पॉइंट से ये इधर चले गए तो मतलब कि ये लाल वाले जीत गए, अगर इस पॉइंट से ये इधर आ गए तो ये हरे वाले जीत गए। ये होता है रस्साकसी का खेल। हमने तो एक ही बार खेला था, कहाँ पे खेला था वो भी बता ही देते हैं आपको। तो हमारी टीम गई थी हमारे कॉलेज से, आईईटी लखनऊ, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज, आप जानते ही होंगे लखनऊ। वैसे सब लोग नहीं जानते होंगे, जो भी लखनऊ से बिलोंग करते हैं वही जानते होंगे। तो वहाँ पे हमारी टीम गई थी, तो हमारी कॉलेज की टीम और आईईटी की जो टीम थी उनके बीच में ये गेम हुआ था, और फाइनली हम लोग जीत गए थे। जीतने से हम लोग का नुकसान हुआ था, क्या हुआ कभी बाद में बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, ये होता है रस्साकसी का खेल। अभी अब इसमें अगर ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा मान लिया 10 न्यूटन का, और इधर ये लोग लगाएगा 10 न्यूटन का,
10 न्यूटन अगर लगाया तो क्या होगा, ये हमेशा ये वाला पॉइंट सेम रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। जैसे ही इधर से अगर ग्रीन वालों की तरफ से अगर 12 हो गया तो ये इधर आना शिफ्ट हो जाएगा, या तो इनको भी 12 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है कहानी। अभी अगर 10 यहां पे अगर एफ हमने एफ इधर लगाया तो बॉडी में कोई परिवर्तन हुआ नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी मायने में नहीं होगा। किसी भी मायने का मतलब ये होगा कि ट्रांसलेटरी इफेक्ट तो जीरो होगा ही होगा, मोमेंट रोटेशनली इफेक्ट भी जीरो होगा। कोई भी पॉइंट ले ले, मान लिया ये पॉइंट ले लेते हैं, चलिए ये पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर ये इनके बीच की डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जितना एफ इंटू डी क्लॉकवाइज बनाएगा उतना ये वाला एफ इंटू डी एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। चलिए अभी देखते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा किया है, अभी देखिए, अभी हमने ऊपर बात किया कपल की। कपल में क्या होता था कि दो फोर्स होते थे, दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में लगते थे और दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। क्या ये रेड वाली और ये ग्रीन वाली सेम वही चीज बना रहे हैं जो हमने बात किया था? सेम वही चीज बना रहे हैं जो हमने बात किया था। उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है, ये अगर ये डी है तो ये होता है एफ इंटू डी के बराबर। ठीक, क्या करेंगे, ये रोटेशनली इफेक्ट देंगे, और रोटेशनली इफेक्ट जो होता है वो कैसे होता है कि वो यहां पे आएगा और ये क्या हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो इसको अगर हम कॉपी करें, ओह सॉरी, एक तो यहाँ पे होंगे 10-15 मिनट, एक और कर दिया मैंने। ठीक, यहाँ पे देखिए, तो अगर हम ये वाला देखिए और ये वाला क्या हो जाएगा, कट कर सकते हैं, ये वाला भी कट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मोमेंट आ जाएगा, काहे के बराबर, एफ इंटू डी के बराबर। तो अभी हमारा क्या हो गया, शिफ्ट भी हो गया, फोर्स हमारा एक यहाँ एफ बचा, ये दोनों खत्म हो गए। खत्म होने के बाद केवल हमारे पास क्या बचा, एक रोटेशनल इफेक्ट ही बचेगा। क्यों खत्म हुए, खत्म नहीं कह सकते उसको, वो एक कपल क्रिएट कर देते हैं। कपल में कोई ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं होता है, बस केवल वो मोमेंट ही देता है। तो फोर्स भी हमारा ट्रांसफर होके आ गया, और एक हमको क्या मिल गया, मोमेंट मिल गया, मतलब एक कपल की तरह एक मोमेंट भी मिल गया मेरे को। ठीक है, तो ये होता है कि जब भी हम किसी फोर्स को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, फोर्स तो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक छोटा भाई मौसी का लड़का आ जाता है, कपल भी। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर ऑफ फोर्स टू पैरेलल पोजीशन। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या आपको ये शब्द का मतलब समझ में आ रहा है, कोप्लानर? क्या आपको ये कॉन्करेंट वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? अगर इन दोनों वर्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा है तो मतलब कि हमारी मेहनत सफल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम भी फर्जी में बैठे हैं और आप भी फर्जी में बैठे हैं, लेकिन हम ऐसे तो हार मानने वाले हैं नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हम आपको बताते हैं। कोप्लानर का मतलब होता है कि ये हमारी गदेली है, अब इसी में हम यहाँ से एक फोर्स लगाया और एक ये हाथ से भी ऐसे फोर्स लगाया। तो हमने क्या किया, एक ये पेन से भी एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और एक अपनी उंगली से भी फोर्स लगा रहे हैं। अभी क्या कि दोनों फोर्स कहाँ काम कर रहे हैं, हमारे गदेली पे ही काम कर रहे हैं। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दोनों फोर्स कहाँ काम कर रहे हैं, गदेली पे ही काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कोप्लानर फोर्सेस। कॉन्करेंट कैसे बोलेंगे, कॉन्करेंट के लिए क्या करेंगे कि अगर ये जो है फोर्सेस हमने लगाया, और कह सकते हैं कि ये फोर्सेस दिख रहा है आपको,
अंगुली से ही भी मैंने उसी पॉइंट पे फोर्स लगा रखा है और पेंसिल से भी मैंने उसी पॉइंट पे फोर्स लगा रखा है, तो ये एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं और एक ही बिंदु पर भी काम कर रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं कॉन्करेंट। ठीक है, तो कोप्लानर है, कॉन्करेंट है, मतलब कि कुछ हमारे पास एक ये बॉडी है, यहीं से कुछ यूं जा रहे हैं और यूं जा रहा है, या कुछ, चलिए यही रख लेते हैं। ठीक है, मान लिया और भी फोर्स सिस्टम ले लेते हैं, कुछ यूं हो गया, कुछ ये हो गया। अब इनको क्या करना है, कंपोजिट करना है, मतलब जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट हमको निकालना है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर बात करें तो क्या इस चीज को हमको बताने की जरूरत है आपको? शायद नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए आप लोगों को समझाया कि कैसे इसको हम कंपोजिट करते हैं। कंपोजिट मतलब जोड़ते हैं। एक मिनट, माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा। तो पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए हमने आपको बताया था कि जब दो फोर्सेस को हमको जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उनको दो एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस में हम उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद हमारे पास एक वाई एक्सिस में निकल के आता है उनका एल्जेब्रिक सम, एक एक्स एक्सिस में एल्जेब्रिक सम निकल के आता है। वहां से हम आर बराबर क्या निकाल लेते हैं, अंडर रूट एफ स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये होता है। तो सेम इसमें हम क्या करेंगे कि दो एक्सिस मान लेंगे, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये होगा। अब सारे फोर्सेस को मान लिया थीटा बना रहा है, तो ये F1 है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक तो यहाँ पे F1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक, ये अगर F2 है, ये इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये भी यहाँ प्लस के कैसा हो जाएगा, F2 cos थीटा। मतलब कि सॉरी, सारे फोर्सेस को हम y डायरेक्शन में तोड़ लिया है हमने, y डायरेक्शन में हमने तोड़ लिया है। क्या हो गया मेरे कैमरा को, ये ब्लैक ब्लैक सा क्यों दिखा रहा है? कुछ तो गड़बड़ हुआ भाई। चलिए, रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, काम चलाइए आप लोग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सारे फोर्सेस को एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ लेंगे और फिर उसके बाद उसका हम एल्जेब्रिक सम निकालेंगे। एल्जेब्रिक सम का मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे और समेशन ऑफ एफ वाई निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आर बराबर अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर करेंगे और प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर करेंगे। ये हमको निकल के आएगा रिजल्टेंट आर की वैल्यू। नेक्स्ट हमको और क्या चाहिए इसमें कि किस एंगल पे वो काम करेगा। मान लिया कि एक कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे बीच में काम करेगा, तो बीच में एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल बनाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, क्लियर ही होना चाहिए यार, नहीं है कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि मान लिया हमारे पास एक ये और एक ये निकल गया है, इसको हम कहें अगर एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स, और ये निकल के आया हमारे पास समेशन ऑफ एफ वाई, तो ये इसको हम पैरेललोग्राम ला से हम देख सकते हैं, बना सकते हैं, और ये हमारा रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, यहाँ पे कौन से इसको प्रमेय बोलते हैं, नहीं पता भाई, पाइथागोरस तो बोलते हैं क्या इसको? चलिए नहीं बोलते तो इतना समझिए कि विकर्ण के मतलब आर का स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और नहीं, और यहाँ से देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। ये तो निकल आया आपका परिमाण। लेकिन इसी में अगर ये मान लिया थीटा एंगल काम करता है, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब, लंब किसके बराबर है, समेशन ऑफ एफ वाई के बटे आधार समेशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स समेशन ऑफ एफ एक्स सॉरी एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। क्लियर है भैया? अभी तो क्लियर होना ही चाहिए यार, हैं? पता नहीं काला काला कैसे दिखा रहा है भाई। चलो आई होप अभी कुछ सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ द कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि बहुत अच्छी सी चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज आप तो भूले तो नहीं है आप कि आर बराबर क्या होता था,
आर बराबर क्या होता था, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगी तो क्या होता है यहाँ पे cos 90 का मान क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये पोर्शन आपका 0 हो जाता है, तो f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर ही बचता है। ठीक है, मतलब कि r बराबर हो जाएगा अंडर रूट f1 का स्क्वायर समेशन ऑफ fx का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy का स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से भी हमने आपको रिलेट करते हुए बता दिया। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं बहुत मजेदार टर्म के बारे में, क्या, कंपोजिशन ऑफ द कॉनकरेंट नहीं कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, कंपोजिशन ऑफ कोप्लानर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ कॉन्करेंट नहीं कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट। ठीक, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, मान लिया एक फोर्स हमारे पास ऐसे काम कर रहा है, एक फोर्स कुछ ऐसे काम कर रहा और एक फोर्स कुछ ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तीन फोर्स लेके चलते हैं, फिर हम देखते हैं कितने भी फोर्स हों कोई मैटर नहीं करता है, आप लोग इतने कैपेबल हो जाओगे कि कुछ भी प्रॉब्लम आए आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसको करके देखते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन रही तो अब इनको अगर हमको कंपोजिट करना है, कंपोजिट का मतलब होता है कि इनको हटा के कोई एक सिंगल फोर्स काम कर लगाएंगे जिसका इफेक्ट इन तीनों के इफेक्ट के बराबर होगा। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मान लिया इसको हमने F1 नाम दिया, इसको F2 दिया और इसको हमने दिया F3। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी हो जाए भाई, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे करते हैं। अब एक पॉइंट ले लीजिए आप कोई बी, हम ये मान के चलेंगे कि हम इनको सबको जोड़ के कहां लेके आएंगे, बी पे लेके आएंगे। तो बी पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको शिफ्ट करेंगे, सबको लेके आएंगे कॉन्करेंट बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसको क्या होगा, इनको हम कॉन्करेंट बनाएंगे, कॉन्करेंट ये कह सकते हैं, अंग्रेजी लिखे, हाँ, मेक देम कॉन्करेंट। कॉन्करेंट बनाने का मतलब हुआ कि सबको उठा के किसी एक पॉइंट पे लेके आना। अब आपने देखा कि जब हम किसी पॉइंट को उठा के किसी एक पॉइंट पे लेके आते हैं तो क्या क्या आता है, फोर्स तो आता ही है, लेकिन उसके साथ में उसका एक मौसी का लड़का छोटा भाई मोमेंट भी आता है, तो यहां पर भी आएंगे। तो ये F2 यहां पर भी आएगा और F2 के साथ मान लिया एक मोमेंट M2 आएगा, F1 भी आएगा, पैरेलल ही आएगा, जैसे है जिस डायरेक्शन में है वैसे को वैसे ही आएगा, क्योंकि हमने आपको पैरेलल ही बताया कि पैरेलल कैसे शिफ्ट होता है। तो इसके साथ भी एक मोमेंट M1 आएगा, वैसे ही ये F3 भी शिफ्ट होके इधर एक, कौन सा ले ले भाई, चलिए चलिए दिखेगा आप लोग को, ब्लैक लेते हैं। F3 भी यहां शिफ्ट होके आएगा, ये आ गया F3, और F3 भी पैरेलल आया तो ये भी एक कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा कुछ यूं, है ना, M3। तो अभी हम कह सकते हैं कि F1 को हटा सकते हैं, F2 को हटा सकते हैं, F3 को हटा सकते हैं, चलिए हटा देते हैं। दूसरे फिगर में हटाएं या इसी में, चलिए दूसरा फिगर बना लेते हैं। इसको पूरे पोर्शन को हमने लिया कॉपी और इसको हमने यहाँ किया पेस्ट, और देखिए हम इसको करते हैं यहाँ से, यहाँ पेस्ट करें या यहाँ, चलिए आप लोग के लिए यहाँ पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
इस पोर्शन को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इस पोर्शन को यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, और इस पोर्शन को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और देखिए अभी हमारे किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, बी पॉइंट पे हमारा सारे फोर्स आ गए। अब सारे फोर्स कॉन्करेंट हो गए, कॉन्करेंट हो गए तो हम पिछले वाले की तरह से इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, मतलब कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं या अन्यथा नहीं ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो पिछले वाले में हमने क्या किया था, कोप्लानर और कॉन्करेंट फोर्सेस को हमने कंपोजिट किया था, सेम यहाँ पर भी हम कंपोजिट करेंगे, मतलब इनको एक्स और वाई डायरेक्शन में हम तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे और समेशन ऑफ एफ वाई निकालेंगे, फिर हम क्या निकाल लेंगे उससे, आर निकालेंगे। क्लियर है चीजें, क्लियर है ना भाई। फिर यहां से एक चीज और कर लेंगे, समेशन ऑफ एम भी निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 माइनस का m3 हो जाएगा। मतलब कि इनको सबको हटा के हम कह सकते हैं कि एक m लगा सकते हैं। तो इनको सबको अगर हम हटा दें, ठीक है, इनको सबको अगर हम हटा दें, चलिए हटा देते हैं, हटाने का एक और भी कुछ था, चलिए ऐसे हटा दें। और इसकी जगह पे हम एक मोमेंट लगा दें कोई, ये m, ठीक, तो ये हमारा निकल गया है। अब यहां से नेक्स्ट अगर हम करें, इसको करें, तो मान लिया हमारे पास इन सबको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद कुछ हमारे पास एक रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट आएगा, पेस्ट। और कहने का मतलब इन सारे फोर्सेस को भी अगर हम हटा दें तो एक हमारे पास कोई फोर्स निकल के आएगा, मान लिया वो फोर्स हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, इस डायरेक्शन में आएगा, वो तो डिपेंड करेगा कि क्या क्या इसकी वैल्यू है, मैं मान रहा हूं कि रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इन फोर्सेस को भी हटा सकते हैं, क्योंकि हमने उनको हटा के एक फोर्स बना लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, एक मोमेंट और एक फोर्स बचा, हमने क्या कर लिया, कंपोजिट कर लिया। लेकिन अभी हमने क्या किया, फोर्सेस को कंपोजिट किया, लेकिन हमारे पास उसका एक छोटा भाई मौसी का लड़का क्या आ रहा है, मोमेंट भी आ रहा है। हमको मोमेंट नहीं चाहिए था, हमको केवल फोर्स ही चाहिए, मतलब कि हमको इस पॉइंट को, इस फोर्स को ऐसे पॉइंट पे लेके जाना है जहां पे बस केवल फोर्स ही आ रहा था, मोमेंट तो हम लगा ही नहीं रहे थे, बॉडी में मोमेंट लगा रहे थे क्या, नहीं लगा रहे थे, हम क्या लगा रहे थे, फोर्स F1 F2 F3 लगा रहे थे, तो हमको फोर्स ही चाहिए, मतलब कि अगर उसमें कोई मोशन है तो ट्रांसलेटरी इफेक्ट ही आना चाहिए, हमको रोटेशनली इफेक्ट नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे जहां पे इसकी वैल्यू, मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाए, कुछ नहीं, जैसे हम शिफ्ट किए थे वैसे ही अभी दूसरे शिफ्ट, एक शिफ्ट और मारेंगे कि m माइनस एम क्रिएट हो जाए और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए मैं मान रहा हूं कि यही इसी पॉइंट पे अगर देखें तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, पैरेलली हमने शिफ्ट किया, यहाँ पे क्लॉकवाइज बना रहा था, लेकिन अगर ये यहाँ से शिफ्ट होकर इस पॉइंट पे जाएगा डी डिस्टेंस से, तो ये कुछ ऐसा मोमेंट बनाएगा, ऐसा मोमेंट बनाएगा। अभी ये पैरेलली ये आर जाएगा, और ये मोमेंट कितना बनाएगा, आर इंटू डी, किसके बराबर होगा, जो एम के बराबर, एम के बराबर। तो यहां से कह सकते हैं कि एम बराबर आर इंटू डी, अभी हम डी बराबर कह सकते हैं कि एम बटे आर, मतलब कितना डिस्टेंस लेके जाएं उसको हम, पैरेलली डी डिस्टेंस लेके जाएं एम अपान आर के बराबर। क्लियर है। तो हमारा अभी क्या हो जाएगा, ये भी, ये दोनों आर इंटू डी और एम एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल हमारे पास बचेगा क्या, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और कोई एक पॉइंट हमको सी मिल जाएगा जिस पर हमारा सारे फोर्सेस का जोड़ आ जाएगा, सारे फोर्सेस का जोड़ आएगा, मतलब कंपोजिशन ऑफ कॉनकरेंट नहीं, नॉन कॉनकरेंट
कोप्लानर फोर्स कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? थोड़ा सा इस चीज को देखिएगा, एक दो स्टेप में, एक दो बार में, एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए, तो मुझे तो विश्वास है ऐसा। लेकिन अगर नहीं आ रहा, मेरे बताने में कुछ आपको कमी लग रही है, तो एक दो बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है। सो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत होगा, काफी बड़ा लेक्चर हो गया। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट हम बचा हुआ पोर्शन हम आगे देखेंगे, ठीक है? थैंक यू।